Hello, friends. I hope all are doing extremely well. लास्ट क्लास हमने बात करी थी ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ की। आज हम फिर से अपने बैंक ऑडिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बैंक ऑडिट में लास्ट क्लास में जो मेनली डिस्कशन हुआ था वो हुआ था ड्राइंग पावर के ऊपर। मैंने आपको ड्राइंग पावर के बारे में डिटेल में बताया था। उसके अलावा मैंने आपको एग्रीकल्चरल एडवांसेस का क्या मतलब होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, फिर उसे कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, नेचुरल कैलामिटी में कैसे रिकॉग्नाइज करना है, इंटरेस्ट की रिकवरी को लेके। उसके अलावा स्टाफ को अगर एडवांसेस दिए जाते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप सबको याद होगा और कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, लेकिन तब भी अगर कंफ्यूजन हुआ भी हो तो ज़रा सा भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के भेजिएगा। तो आज हम जो अपना टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे एडवांसेस पार्ट का ही करेंगे। एंड एडवांसेस में वी विल बी गेटिंग टू नो अबाउट हाउ द ऑडिट इज कंडक्टेड। क्योंकि अब रही बात है, हम ऑडिट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऑडिटर के हम क्या क्या अपॉइंटमेंट को लेके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, प्लस ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल कैसे कंडक्ट किया जाता है, तो हम तो वही सब पढ़ेंगे ना। बिकॉज after all we are the auditors, we are the prospective auditors, so definitely we'll be focusing upon our areas majorly, ठीक है। तो अब ऑडिट ऑफ एडवांसेस में देखिए, सबसे पहली चीज, सबसे बड़ा असेट जो होता है ना बैंक का, कोई भी बैंक हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, चाहे कोई एनबीएफसी एनबीएफसी हो, एनबीएफसी मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉरपोरेशन, तो कोई भी बैंक हो उसका सबसे बड़ा असेट होता है उसके एडवांसेस। बहुत सारे बोरोवर्स हैं जिन्हें वैरायटी ऑफ एडवांसेस दिए जाते हैं। अब एडवांसेस के टाइप क्या क्या हो सकते हैं देखिए, या तो होगा टर्म लोन, ठीक। अब इसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, सीसी लिमिट, ठीक है। अब टर्म लोन जो होता है ना, उसमें हाउसिंग लोन आता है, एक आता है व्हीकल लोन, फिर एक आता है एजुकेशन लोन, है ना। एक हो गया आपका पर्सनल लोन, वो अलग हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं लोन्स की, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करती हैं। जैसे अभी क्या हो रहा है ना, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में बहुत सारे बैंक्स, जैसे एसबीआई ने आज ही सर्कुलर निकाला है और उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो काफ़ी रिड्यूस कर दिए, काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिए हैं, ठीक है। तो इधर से एसबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी रिड्यूस करे हैं, प्रोसेसिंग फीस भी माफ़ कर दी है। अब प्रोसेसिंग फीस का क्या मतलब होता है, देखिए प्रोसेसिंग फीस बेसिकली वसूली जाती है कस्टमर से जब उसका कोई भी उसकी लोन की एक फाइल प्रिपेयर होती है, ठीक है। और वो फाइल आगे प्रोसीड करने से पहले उस पर्टिकुलर कस्टमर से प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। एक तरह से चार्जेस, प्रिलिमिनरी चार्जेस इनकर करने होते हैं कस्टमर को अपना लोन एक तरह से रिकमेंड कराने के लिए, क्योंकि अलग अलग अथॉरिटीज अलग अलग लेवल्स पे पहले लोन रिकमेंड होगा, उसके बाद सैंक्शन होगा, फिर डिस्बर्स होगा, ठीक। तो उसमें प्रोसेसिंग फीस जैसे एसबीआई ने अभी इस टाइम पे अपनी माफ कर दी है, फेस्टिव सीजन में बिल्कुल 100% वेव ऑफ कर दी है। तो अब एडवांसेस पोर्शन में क्या क्या चीजें कैसे देखनी है, मेन चीज अब स्टार्ट हुई है। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि ये प्रोविजनिंग होती है, ये ड्राइंग पावर का कैलकुलेशन होता है सीसी लिमिट में, इस तरह के एडवांसेस होते हैं, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस, इन सब की प्रोविजनिंग कैसे हो, एनपीए के क्या प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं, प्रायोरिटी नॉन प्रायोरिटी सेक्टर है। तो अभी तक तो हम ये बेसिक चीजें समझ रहे थे बैंकिंग सेक्टर में। आज हम पढ़ेंगे कि बैंक ऑडिट में एडवांसेस पार्ट जो होता है ना, आपने देखा होगा, अभी आप देखोगे भी, whenever you'll get a chance to visit a branch in case of statutory audit during your articleship, definitely if there is a bank audit assigned, you'll get to visit in your 3-year articleship period. At least once you'll get a chance.
2 बार नहीं मैं कह रही हूँ, 1 बार तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि इस चीज़ को जब आप प्रैक्टिकली देखोगे ना तो आपको और मज़ा आएगा। प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको वो चीज़ लर्न हो जाएगी, ईज़िली समझ आ जाएगी कि बैंक ऑडिट में कैसे-कैसे होता है। जितना भी एडवांसेस सेक्शन होता है ना, उसके लिए जितने भी सीनियर आर्टिकल्स होते हैं एक पर्टिकुलर सीए फर्म में, उन्हें ये वर्क असाइन किया जाता है कि एडवांसेस वो देखें, जो ऑलरेडी पिछले 2 साल से अपनी ही आर्टिकलशिप में एडवांसेस चेक कर चुके हों। अब देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट डेट में, बैलेंस शीट कब एंड होती है? जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें ऊपर लिखते हैं ना, एंडिंग एज ऑन 31 मार्च। तो उस डेट पे एडवांसेस जो जो आउटस्टैंडिंग हैं वो अमाउंट सबसे पहले चेक किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद एडवांसेस विच रिप्रेजेंट्स अमाउंट ड्यू टू द बैंक। कोई बैंक को अमाउंट पे करना बाकी रह गया है किसी दूसरी बैंक को, तो वो भी एडवांसेस में कवर हो जाएगा। Amounts due to the bank are appropriately supported by loan documents and other documents as applicable to the nature of advances. जितने भी आप एडवांसेस देखेंगे, एक बहुत मोटी सी एक फाइल आपको दी जाएगी, एक एक। मान लीजिए, अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक बैंक है, ठीक है, कोई भी बैंक है XYZ करके, उसकी आप ब्रांच में गए। अब उस ब्रांच में आपको मौका मिला एडवांसेस चेक करने का, तो वहाँ पे अब उस ब्रांच में मान लीजिए आपने एक लिस्ट मंगवाई आउटस्टैंडिंग एडवांसेस की एज ऑन 31 मार्च, ये लिस्ट मंगवाई। अब इसमें आपने जितने भी टर्म लोन्स हैं पहले वो उठाए, सीसी लिमिट आप बाद में देखोगे, टर्म लोन्स आपने पहले उठाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टर्म लोन्स पहले ही देखना है, ये आप लोग जैसे ऑडिट प्रोग्राम बनाओ, जैसा डिस्कशन हो आपके एंगेजमेंट टीम में, उस हिसाब से कैरी आउट करिए। टर्म लोन्स उठाए तो आप जो ब्रांच है, अब देखिए वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, मीडियोकर ब्रांच है, ठीक है। मेजरली वहाँ जो लोन सैंक्शन होते हैं वो ऐसे होते हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ठीक है। अब आपकी नज़र में सबसे पहले एक लोन आया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उसका 35 लैक्स, और वो था हाउसिंग लोन। कौन सा था? हाउसिंग लोन। तो सबसे पहले आपकी नज़र क्योंकि इसमें गई है तो आप इस पे ज़रूर देखोगे ही देखोगे। अब आपने वहाँ के प्यून से कहा कि भैया इसकी फाइल लेके आओ। मिस्टर सुशील हैं जिन्होंने हाउसिंग लोन लिया है 35 लैक्स का, आउटस्टैंडिंग है इतना अमाउंट, मान लीजिए 38 का लिया हो, 35 आउटस्टैंडिंग हो, 3 वो प्रीपे कर चुके हों, तो 35 लैक्स जो आउटस्टैंडिंग है इनकी फाइल लेके आओ, ये हम स्टडी करेंगे। तो एक एक लोन फाइल ना इतनी ज़्यादा डेप्थ में होती है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें। शुरुआत होगी आपका सैंक्शन लेटर से, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट दिया रहता है, बेस रेट प्लस वेरिएबल जितना चेंज हो सकता है, MPLR बोलते हैं कुछ कुछ लैंग्वेजेस में, तो वो चेक करिएगा। उसके अलावा जितने भी उसमें कंडीशंस लिखी हूँ, कौन कौन से लोन डॉक्यूमेंट्स लगे होने चाहिए फाइल में, मतलब कस्टमर से एज एन वो एक तरह से ऑथेंटिकेट कराने हैं, उसकी डिटेल भी दी होगी। ठीक, किस तरह का लोन है, टाइप ऑफ मॉर्गेज क्या है, मतलब कस्टमर ने होम लोन लिया है तो जाहिर सी बात है उसने अपने उसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया होगा या किसी दूसरी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया होगा। मॉर्गेज, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट वेल नाउ। तो किस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है, कितने अमाउंट का लोन, कितना इंटरेस्ट रेट, कितना टेन्योर भी दिया रहता है। प्री पेमेंट करोगे तो कई बैंक्स में प्री पेमेंट करने पे कुछ चार्जेस लगते हैं शुरुआत के पहले 2 साल में, वो अलग अलग बैंक की पॉलिसी होती है। प्री पेमेंट, फिर EMI कितनी बनेगी, ये सब चीज़ें देखिए सैंक्शन लेटर पढ़ के आपको आएगी। फिर सैंक्शन लेटर में क्या होता है ना, एक चीज़ और होती है उसमें, बेसिकली किसी किसी बैंक में अभी आपको इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे मैनेजिंग कमिटी, जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट के लोग होते हैं,
वो भी अपने कमेंट्स देते हैं। और एक तरह से क्रेडिट मैनेजर जो होता है ना, जो उस लोन को रिकमेंड करता है कि ये लोन क्यों ग्रांट करना चाहिए, उसके ऑब्जर्वेशंस दिखेंगे आपको कि हमने ये लोन क्यों ग्रांट किया है। और उसकी कॉपी बेसिकली अपने अकाउंट सेक्शन में लगती ही है हर एक फाइल में, क्योंकि वो ऑडिट में काम आती है। कल को ऑडिट में कोई क्वेश्चनिंग ना हो कि इस पर्टिकुलर पार्टी को लोन क्यों सैंक्शन हुआ, तो उसके ऑब्जर्वेशंस, उसके रीजंस तो देखने पड़ेंगे ना। तो वो रीजंस क्रेडिट मैनेजर ऑलरेडी स्टेट कर देता है लोन सैंक्शन करते टाइम, लेकिन हर एक ब्रांच के पास क्रेडिट मैनेजर नहीं होता है, तो उसे डायरेक्टली आंसर करना पड़ता है ऑडिटर्स को। तो ऑडिट करने के लिए आप गए, आपने लोन डॉक्यूमेंट्स पूरी एक लोन फाइल मंगवाई मिस्टर सुशील कुमार की, इतनी मोटी लोन फाइल, और फिर उसको आप शुरुआत से अगर स्टडी करने बैठेंगे तो कम से कम 2 घंटे लगने ही लगने हैं, कम से कम 2 घंटे। डिपेंड करता है कि आपको अगर फ्लिप करना है सिर्फ, कि एक एक चीज बहुत ध्यान से पढ़नी है, तो इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये लोन सैंक्शन करना। और सैंक्शनिंग डिसबर्समेंट में भी बहुत टाइम लगता है, फिर उसे ऑडिट करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी, आई होप। इसके अलावा कोई अनरिकॉर्डेड एडवांसेस, अब देखिए यहाँ पे ना मैं आपको हर्षद मेहता केस स्टडी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी। इस टाइम पे वैसे ही हर्षद मेहता की वेब सीरीज बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, पॉपुलर हुई है, लोग उसे देख रहे हैं। तो उसमें ना एक, मैं इसी पॉइंट को लेके रेफरेंस दूंगी हर्षद मेहता केस स्टडी के बारे में, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एडवांसेस, एसबीआई से जब उसने लोन लिया था ना, तो कितना बुक्स में रिकॉर्डेड था और कितना हवा में था, ये सब जो देखे वो समझ जाएगा, पर जिसने नहीं देखी है उसके लिए भी मैं बता दूं, 500 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ था हर्षद मेहता को, लेकिन बुक्स में जो फिगर थी वो बहुत कम थी, ठीक है, लगभग 170 करोड़ था आई गेस, बाकी का अमाउंट मिसिंग था बुक से। तो अब ये चीज फिगर आउट करना ऑडिटर्स के लिए थोड़ा मुश्किल तो होगा ही होगा, लेकिन तब भी देखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भाई हम ऑडिटर हैं, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। तो इसलिए ये देखना होगा कि कोई अनरिकॉर्डेड एडवांसेस तो नहीं है, क्योंकि कई बैंक्स में जब स्कैम्स होते हैं ना, कोई उनके बहुत ही जैसे एफ्लुएंट कस्टमर्स हो, बहुत ही प्रायोरिटी कस्टमर्स हो, प्रेफरेंशियल कस्टमर्स हो, तो उनको वो लोग अनरिकॉर्डेड एडवांसेस दे देते हैं। हो सकता है मैनेजर को ब्राइब कर दिया जाए, एडवांसेस दे दिए जाएं। तो इन सब का सोर्स जो है ना, वो आपको टॉप लेवल से नहीं पता चलेगा। जितने भी स्टाफ हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनसे बात करिए। कभी कभी क्या होता है, वो उनसे इंटरोगेशन करते टाइम उनके मुंह से जो चीज़ कभी कभी वो हाइड करने की कोशिश करते हैं, तो वो निकल आती है। तो आपको एज एन ऑडिटर उनसे भी इंटरैक्ट करना पड़ेगा। किनसे? लोअर लेवल मैनेजमेंट से, या जो स्टाफ या है, या प्यून है, या 4th क्लास एम्प्लॉयज हो गए, क्योंकि उनको ना बहुत नॉलेज रहती है। वो आगे पीछे घूमते हैं ना, जितने भी बड़े लोग होते हैं, टॉप लेवल के लोग होते हैं। उसके बाद वैल्यूएशन कैसे किया एडवांसेस का, क्या अप्रोप्रिएट है, क्या सही है, अप्लाई किया है, एंड रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस। देखिए कोई भी, अगर इसी एग्जाम्पल को मैं कंसिडर करूं, मिस्टर सुशील कुमार ने अगर हाउसिंग लोन लिया है, तो जाहिर सी बात है अगर उसे 38 लाख या 5 लाख वट एवर द अमाउंट इज, इतने का लोन अगर सैंक्शन हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 38 लाख से ऊपर ही निकाली गई होगी, बैंक वालों ने जो निकाली होगी, उससे कम तो निकाली नहीं होगी, क्योंकि 100% लोन तो फंड नहीं हो सकता है ना। किसी भी बैंक में आप चले जाएं और आप कहें कि हाउसिंग लोन मैंने 40 लाख की प्रॉपर्टी मुझे लेनी है, तो मुझे पूरा 40 लाख का लोन मिल जाए, भले ही आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, कितने ही आप फाइनेंशियल सॉल्वेंट हो, उसके बाद भी आपको 100% कभी भी फंडिंग नहीं होती है। तो उसी बेस पे एडवांसेस का वैल्यूएशन देखना अप्रोप्रिएट है कि नहीं,
और अगर एडवांसेस की रिकवरी करनी है तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। इसके लिए भी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी सीए को, क्योंकि सीए ने कोई वैल्यूएशन का कोर्स नहीं किया होता है। देखिए, बैंक ऑडिट करते टाइम जितने भी ऑडिटर्स होते हैं वो भले ही सीसा डीसा का एक कोर्स होता है बैंक ऑडिट पे, वो करते हैं कॉन्करेंट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के लिए, तभी उन्हें बैंक ऑडिट एम्पैनल होते हैं, अलॉट होते हैं। लेकिन तब भी वैल्यूएशन कैसे देखी जाए उसके लिए उन्हें एक एक्सपर्ट चाहिए होगा। तो जितने भी वैल्यूअर्स होते हैं उनसे बात की जाए, और भी वैल्यूअर्स, क्योंकि अब सीएज हैं। देखिए, सीएज अपने कांटेक्ट में, उनके कांटेक्ट में बहुत सारे लोग होते हैं ऑडिटर्स के, बेसिकली वैल्यूअर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, ठीक, तो लॉयर्स भी होंगे। तो अलग अलग प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी पड़ती है ना कभी कभी, या कंपनी सेक्रेटरीज होंगे, तो वही चीज इसमें हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसे वैल्यूएशन किस हिसाब से सही है गलत है वो वैल्यूअर बता पाएगा। उसके बाद एडवांसेस आर डिस्क्लोज्ड, क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड इन अकॉर्डेंस विद रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट एफ है जो इसमें मेंशन्ड है, ये आप कोई भी तरह का ऑडिट पढ़ लो, चाहे बैंक ऑडिट पढ़ो, चाहे ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटिटीज पढ़ो, चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट पढ़ो, कोई भी पढ़ो, ठीक है, एक छोटी सी सोल प्रोप्राइटरशिप का भी करो, तो उसमें सब जगह यही यही चीज लिखी होगी कि अकाउंट्स जो प्रिपेयर हो रहे हों वो इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग पॉलिसीज हों, प्रैक्टिसेस हों। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि एडवांसेस जो क्लासिफाई हो रहे हों वो अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रैक्टिसेस के हिसाब हो रहे हों, हिसाब से। अब उसके लिए बैंक अकाउंट्स एक बार पढ़ना पड़ेगा। प्रोविजंस मेंटेन हो, प्रोविजनिंग जो हमने पढ़ी है, आरबीआई नॉर्म्स, एनपीए के प्रूडेंशियल नॉर्म्स, उसके हिसाब से। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो ये ग्रीन पार्ट है प्रॉपर, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑडिटर जो है वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है। किसके बारे में? एडवांसेस के बारे में, बाय स्टडी एंड एवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। तो उसमें अगर ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है तो कैसे लेगा? अमाउंट्स जो रिकॉर्डेड हैं उनकी वैलिडिटी चेक करेगा, लोन डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, अकाउंट ऑपरेटिव है कि नहीं, अब अकाउंट कैसे ऑपरेट हो रहा है, कैसे कैसे उसमें कॉन्स्टेंटली क्रेडिट्स हो रहे हैं, डेबिट्स हो रहे हैं। सिक्योरिटी का वैल्यूएशन, कोई भी मॉर्गेज या प्लेज्ड है तो आरबीआई के नॉर्म्स को फुलफिल किया है, कंप्लाई किया है। कंप्लाई का मतलब ये है कि एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन हो एंड प्रोविजनिंग हो, एंड उसके अलावा बाकी सारे प्रोसीजर्स कैरी आउट करना। तो इन्हीं सब चीज़ों से ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता है। देखिए होता क्या है ना, ज़्यादातर अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो बैंक्स में मैनेजर क्या करता है, कुछ कुछ बैंक्स में आप देखोगे कि वो लोग खुद ही एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारे ये अकाउंट एनपीए हो गए हैं और सिस्टम से एनपीए डिक्लेयर्ड है और इनकी रिकवरी चल रही है। कुछ कुछ बैंक्स में, वैसे तो हर जगह अब सिस्टम ओरिएंटेड वर्किंग हो गई है, सारी रिकॉर्डिंग, क्लाइंट का डेटा भी उनके सॉफ्टवेयर पे मेंटेन होता है जो कि क्लाउड पे रन करता है सॉफ्टवेयर। जैसे एसबीआई है तो एसबीआई में जो भी सॉफ्टवेयर चलता है ऑल ओवर इंडिया या इंडिया के बाहर सब जगह डेटा जो है सेंट्रलाइज लोकेशन में स्टोर होता है, कहीं से भी अगर वो फीड हो तो। लेकिन कभी कभी बैंक्स एनपीए डिक्लेयर नहीं करती हैं क्योंकि उनकी रेप्यूटेशन, उनको लगता है कि उनकी रेप्यूटेशन रिस्क पे आ जाएगी। और तभी किसी भी आप अगर बैंक ऑडिट में जाओ, अगर वहाँ पे मैनेजर से बात करो और वो कहें कि नहीं हमारे बैंक में तो कोई एनपी अकाउंट हो ही नहीं सकता है, हमारी बैंक तो इतनी फ्लॉलेस चलती है, तो ऐसा नहीं होता है। किसी ना किसी बैंक में आपको एक आध एनपीए तो मिल ही जाएगा, अगर बहुत सारे नहीं है तो भी। तो एनपीए निकालना बहुत ज़रूरी टास्क होता है और ये चीज़ ऑडिटर खुद ही पकड़ पाएगा। एक लिस्ट मंगवाएगा वहाँ के एम्प्लॉय से आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस की,
लोन्स जितने भी तरह के चलते हैं, टर्म लोन्स हैं चाहे सीसी लिमिट हो कोई भी हो, उनका आउटस्टैंडिंग चेक करेगा, उनमें कितने कैसे क्रेडिट्स हो रहे हैं, एक एक अकाउंट वाइज। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। फिर 90 डेज, ऐसा तो नहीं कि 90 डेज तक कोई क्रेडिट ही ना हुआ हो, इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट चार्ज हुआ हो लेकिन पेमेंट रिसीव ना हुई हो क्लाइंट से या कस्टमर या बोरोवर से, या जो भी आपका हो, तो ऐसा तो नहीं कि 90 दिन से ऊपर हो गए लेकिन इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं हो पाई है, ईएमआई नहीं रिकवर हो पा रही है। फिर वो अकाउंट जो है आउट ऑफ ऑर्डर तो नहीं है सीसी लिमिट के केस में या टर्म लोन के केस में, ओवर ड्यू कितने दिन तक है, 90 दिन के ऊपर जा रहा है तो अच्छा प्रोविजनिंग करी है बैंक ने नहीं करी है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तभी तो बैंक ऑडिट इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन कभी कभी जब बैंक्स खुद अपने एनपीए डिक्लेयर नहीं करती है तो वो और ज़्यादा टफ टास्क बन जाता है। और ये सब चीज़ें शुरू करने से पहले, किसी भी बैंक में आप ब्रांच में ऑडिट करने जाते हो तो उससे पहले सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है उनसे डिमांड करना कि अगर आपकी ब्रांच में कोई इंस्पेक्शन हुआ हो लास्ट तो उसकी रिपोर्ट दीजिए, या कॉन्करेंट ऑडिट हुआ हो तो उसकी रिपोर्ट दीजिए। उसको एनालाइज, उसकी एक कॉपी रखने के बाद ही आप अपना ऑडिट शुरू करिए। उसके मेजर मेजर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो उसकी पर्टिकुलर कॉन्करेंट ऑडिटर ने नोट करी है या जिसने इंस्पेक्शन किया है उसने नोट करी है, तो उसे भी आप अपने कॉन्टेक्स्ट में लीजिए क्योंकि वो आपको ऑडिट में हेल्प करेगी। अब रही बात इंटरनल कंट्रोल की, तो ऑडिटर जो है इंटरनल कंट्रोल कैसे कैसे देखेगा, क्या क्या होना चाहिए इंटरनल कंट्रोल में। अब देखिए, इवैल्यूएट तो ऑडिटर करेगा लेकिन इंटरनल कंट्रोल में क्या होना चाहिए। देखिए, बोरोवर अगर एज अ बैंकर देखा जाए तो बैंकर को एडवांस तभी करना चाहिए जब वो देखे, पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो कि बोरोवर जो है फाइनेंशियली सॉल्वेंट है। और जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनसे अप्रूवल ले लिया जाए पहले ही। सारे डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूट हो पार्टीज के बीच में जब एडवांसेस हो, जैसे कि अग्रीमेंट हो गया, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन हो गया, डिमांड प्रोमिसरी नोट्स हो गए, कंप्लाइंसेस सब फॉलो होने चाहिए, मार्जिन एक होना चाहिए बैंक का सैंक्शन लेटर में, और वो किसके अगेंस्ट में हो, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में हो, ताकि कल को अगर जो भी चीज़ मॉर्टगेज हो रही है, अगर प्रॉपर्टी ही मॉर्टगेज हो रही है, प्रॉपर्टीज की वैसे वैसे तो एप्रिसिएशन ही होता है, वैल्यू बढ़ती है, लेकिन इन केस अगर डिक्लाइन हो रहा है वैल्यू में तो वो मार्जिन जो है कवर कर पाए। भाई मान लीजिए 40 लाख की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, लोन सैंक्शन हो रहा है 35 लाख का, एक साल बाद हुआ क्या, वैसे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है लेकिन 1% अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 36 लाख निकल के आ गई, 36 लाख की निकल के आ गई, तब क्या करेगी बैंक। तब उसे एक इसलिए बिफोर हैंड मार्जिन बना के रखना पड़ेगा। मार्जिन मेंटेन करके चलेगी तो उसे जो है वो अगर लॉस होगा भी, जैसे ये जो 4 लाख का लॉस हुआ भी है तो ये कम से कम बियर तो कर पाएगी बैंक। सफिशिएंट मार्जिन मेंटेन करना रेगुलर इंटरवल्स में, तभी तो वैल्यूएशन होता रहता है ना प्रॉपर्टी का। भाई अगर मान लीजिए लोन है 10 साल का टर्म है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू देखते हैं बैंक वाले, बैंकर्स, जब तक लोन ना रीपे हो जाए, क्योंकि उनका पूरा पूरा इंटरेस्ट होता है उसमें। फिर अगर मान लीजिए सिक्योरिटीज हैं शेयर्स और डिबेंचर्स के फॉर्म में, तो ओनरशिप उसकी बैंक के नाम ट्रांसफर हो, ठीक है, और जो भी कंट्रोल है वो भी बैंक के पास रिटेन हो एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। शेयर सर्टिफिकेट में जैसे बैंक का नाम हो, मतलब शेयर्स के अगेंस्ट में लोन लिया जा रहा है तो बैंक के अगेंस्ट में ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सिक्योरिटीज जिन जिन में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, ताकि बैंक को टाइटल मिल जाए। और अगर गुड्स की बात की जा रही है सीसी लिमिट में, जैसे स्टॉक को हाइपोथिकेट किया जा रहा है, तो जो भी कंटेंट्स हैं पैकेजेस के, जो भी गुड्स हैं वो सारे चेक हों लोन सैंक्शन करते टाइम, ठीक है। गोडाउन जो हो वो कौन इंस्पेक्ट करे, बैंक के ऑफिसर। सीसी लिमिट में जब स्टॉक स्टेटमेंट डिमांड होता है ना,
कस्टमर से, तो बैंक के ऑफिशियल्स कभी कभी पीरियोडिकल बेसिस में चेकिंग करने के लिए आते हैं उस क्लाइंट के प्रेमाइसिस पे, स्टॉक को एक बार चेक करने, देखने, खुद से फिजिकली चेक करने, गोडाउन विजिट करने वो इंस्पेक्टर्स आते हैं। फिर ड्राइंग पावर रजिस्टर मेंटेन हो, ये भी उनका ऑफिसर चेक करता है। अकाउंट्स जो हैं वो रखे जाएं बोथ विद इन बोथ द ड्राइंग पावर एंड सैंक्शन लिमिट। सारे अकाउंट्स जो इरेगुलर हैं, यानी कि अगर सैंक्शन लिमिट से बढ़ के आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी सैंक्शन लिमिट से एक्सीड कर रहा है या ड्राइंग पावर से, तो उसे अथॉरिटी के नोटिस में लाया जाए। जो भी एडवांस है उसे साल में कम से कम एक बार तो रिव्यू किया जाए। अच्छा, बैंक्स के केस में देखिए एक चीज और होती है, बैंक्स में जब ऑडिट करने आप जाते हो ना, तो एमओसी एक चार्ज की जाती है, मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस। उसमें क्या होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में ऑडिटर को अगर लगता है बैंक ने एनपीए डिक्लेयर नहीं किया अकाउंट और उस पर इंटरेस्ट भी डेबिट करा हुआ है, चार्ज किया हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं हो पाई है, तो उस इंटरेस्ट को रिवर्स किया जाता है जितने पीरियड का रिकवर नहीं हो पाया है, तो उसके केस में एमओसी दी जाती है बेसिकली। ठीक है, एक तरह से उसकी इंफॉर्मेशन स्टेट होती है एलएफएआर में, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में। प्लस दूसरी चीज क्या, अगर बैंक जो है रिव्यू रिन्यूअल नहीं कर रही है अपने अकाउंट्स का हर साल, अब जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि एडवांसेस का रिव्यू रिन्यूअल साल में एक बार तो होना ही चाहिए, जैसे सीसी लिमिट के केस में कहा जाता है कि हर साल जरूरी होता है उसका रिव्यू, और जितनी बड़ी लिमिट उतना ज्यादा पीरियोडिकल रिव्यू जरूरी होता है। वो भी अगर नहीं हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में भी एमओसी दी जाती है एलएफएआर में। बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर अगर लॉकर रेंट नहीं रिकवर हो पा रहा है उसकी दी जाती है। लॉकर रेंट भी होता है ना बैंक्स में, लॉकर दिया जाता है जिसके अगेंस्ट में रेंट चार्ज किया जाता है कस्टमर से। तो रिव्यू रिन्यूअल हो गया, इंस्पेक्शन हो गया। इंस्पेक्शन का मान लीजिए चार्ज जो है वो नहीं ठीक से समझ आ रहा है, जो इंस्पेक्शन का चार्जेस होते हैं वो अगर कस्टमर से वो भी रिकवर नहीं हो रहे हैं तो उसके केस में भी एमओसी दी जाती है। तो बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, तो वो एक मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस बेसिकली प्रिपेयर होता है। और अभी जैसे इसमें लिखा है कि रिव्यू नहीं हुआ है अगर अकाउंट, तो उसमें भी, तो इसलिए एक साल तो कम से कम चाहिए ही चाहिए रिव्यू के लिए। एक साल तो होना ही चाहिए, भली 6 महीने में नहीं हो रहा है तो साल में एक बार हो। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स। बैंक का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है देखिए वो ऐसे ही मेंटेन होता है जो ये प्रोफॉर्मा दिया हुआ है, इनकम, एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट अर्न्ड, अदर इनकम। अब इंटरेस्ट अर्न में क्या आ जाएगा, जो भी लोन पे इंटरेस्ट बैंक कमा रही है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड आरडी पे, एफडी पे जो इंटरेस्ट बैंक दे रही है कस्टमर को। अब एप्रोप्रिएशन कितना ट्रांसफर करना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में, कैपिटल रिजर्व्स में। कैपिटल रिजर्व्स यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखना है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व का अलग अकाउंट है, रेवेन्यू का अलग है, स्पेशल का अलग है। इंटरम डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया बैंक ने, प्रपोज डिविडेंड कितना किया, फिर उस पर टैक्स कितना, तो वो सब एप्रोप्रिएशंस पे। ठीक, तो इस तरह से प्रिपेयर होता है। अब इनकम में कौन कौन सी चीजें आती हैं यहाँ वो मेंशन्ड है। देखिए सबसे पहले तो इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट के अलावा इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर बैलेंस विद आरबीआई, और बाकी में जो जो आप अलग से देखेंगे आपको हर बैंक में अलग अलग दिखेगा। कोई डिस्काउंट हो गया या इंटरेस्ट इनकम हो गई। अदर इनकम में क्या आएगा, अच्छा ये इंटरेस्ट अर्नड है तो यहाँ पे ये अदर्स अलग है, ये अदर्स अलग है। ये अदर इनकम की बात कर रहा है, ये अदर इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अदर इनकम में जैसे कमीशन, ब्रोकरेज कमीशन ऑन बिल्स फॉर कलेक्शन, बहुत सारे हैं, एलसी पे कमीशन, फिर लोन प्रोसेसिंग फीस, मोबाइल बैंकिंग फीस, क्रेडिट डेबिट कार्ड की फीस हो गई, रेंट हो गया, लॉकर रेंट हो गया, फिर गवर्नमेंट के बिजनेस पे कमीशन, कोई एजेंसी बिजनेस है तो उस पे कमीशन, ब्रोकरेज हो गया। इसमें से कोई भी टर्म अगर आपको ऐसा है जो समझने वाला हो
तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए। वैसे इतना कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, समझ आ जाएगा। डीमैट अकाउंट खुलता है ना जब आप शेयर्स, जैसे किसी कस्टमर को, आजकल बैंक्स में ये सिस्टम स्टार्ट हो गया है कि अगर किसी कस्टमर को शेयर ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो लोग बैंक के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, जिसके थ्रू वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर पाते हैं। उसमें ब्रोकर्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन डीमैट वो जैसे कभी कभी बैंक में भी खुलवा लेते हैं। कुछ बहुत अलग अलग जैसे ब्रोकिंग फर्म्स होती हैं, जैसे ईडलवाइस हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, जीरोडा हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जैसे बैंक्स में भी होता है, एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में भी डीमैट अकाउंट खुलता है, एसबीआई में भी खुलता है। तो इस तरह की सर्विसेज बैंक अगर रेंडर करे तो उसमें भी उसकी इनकम होती है ना, एडवाइजरी दे रहा है किसी तरह की, ठीक है। फॉरेक्स की सर्विसेज हो गई, है ना। अब जैसे आप करेंसी कन्वर्ट कराने जाते हो, ये जैसे यहाँ पे आ गया। फिक्स्ड असेट्स का रीवैल्यूएशन हो गया, लैंड बिल्डिंग को बेच के जो प्रॉफिट हो रहा है, फिर इन्वेस्टमेंट्स का रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, ये सारे वही सब है। जैसे बाय और सेलिंग होती है शेयर्स की, और उसमें मान लीजिए जो भी सेटलमेंट है, डिफरेंस अमाउंट को सेटल करना है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये थोड़े से डिटेल्ड वाले टर्म्स हैं, और इसमें से अगर आपको कोई समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा। बाकी डिविडेंड से इनकम कोई अर्न हो रही है, मान लीजिए उस बैंक की कोई इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग है किसी दूसरी कंपनी में, इंडिया में या अब्रॉड में, या जॉइंट वेंचर है, तो वो सारी इनकम आएंगी। फिर बात करी है ऑडिट अप्रोच की, इनकम का ऑडिट कैसे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, डेट्स मेंशन्ड है, नंबर ऑफ डेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट अमाउंट। एक पर्टिकुलर अकाउंट का एग्जाम्पल दिया है कि जो भी मान लीजिए अगर लोन ग्रांट हुआ होगा इस इंटरेस्ट रेट पे, और उसमें कितना कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उसके बारे में एक प्रोफॉर्मा है, एक बार आप देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब देखिए हमारा ये जो टॉपिक बचा है ना वो बहुत कम बचा है, बैंक ऑडिट ज़्यादा बचा नहीं है, इनकम और एक्सपेंसेस का ऑडिट देखना है। तो इनकम का ऑडिट अप्रोच क्या है और एक्सपेंसेस का ऑडिट अप्रोच क्या है वो देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक आई विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन ऑडिट अप्रोचेस, जैसे इनकम का हो गया ये वाला पार्ट, एंड एक्सपेंस का हो गया, और होपफुली हम चैप्टर भी एंड कर देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर भेजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।